हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी का रिवीजन करने जा रहे हैं। स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी में किस किस तरह से कॉन्सेप्ट्स किस तरह से पूछे जाते हैं और उनको किस तरह से हमें क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी कभी किसी हम जब फॉर्मूले अपने दिमाग में रखते हैं, चूंकि हम लोग फॉर्मूला का रिवीजन करेंगे, बट जब सिर्फ हम लोग फॉर्मूले अपने दिमाग में रखते हैं तो वहाँ से क्या होता है, क्वेश्चंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर हमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं फील की जरूरत होती है, क्योंकि चीज़ों को समझने के लिए हमें कॉन्सेप्चुअल लर्निंग जो है ना, स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी में बहुत जरूरी होती है। तो साथ ही साथ थोड़ा सा महसूस करते हुए चलेंगे चीजें किस तरह से हमें समझनी है और कैसे क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम किए जाते हैं स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वेरी बिगिनिंग से। कहां से? स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी में। स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी की शुरुआत कहाँ से होती है? सिंपल गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग बात करते हैं। बट गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन चूंकि हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं होते हैं, इसलिए हम उसमें सुधार करते हैं और लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की जो है वो बातें करते हैं। ठीक है, गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था? गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो थे वो थे हमारे पास, सपोज दैट हमारे पास दो फ्रेम है ना, एक फ्रेम हमारा एस फ्रेम, दूसरा फ्रेम हमारा एस प्राइम फ्रेम है ना। एस प्राइम फ्रेम इज मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद द वेलोसिटी v। तो हम लिखते हैं, अगर ये हमारी लो वेलोसिटीज हैं, हम अगर लो वेलोसिटी वर्ल्ड की बातें करें तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट्स को किस तरह से रिलेट करते हैं कि अगर हम पोजीशन देखना चाहें एस प्राइम और एस में रिलेशन, तो एक्स जो तीनों हमारे एक्स वाई जेड पोजीशन यानी एक्स वाई जेड और टाइम, इनको किस तरह से रिलेट करते हैं हम एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में। मतलब अगर सपोज हमारे पास एक पॉइंट यहाँ था एक्स वाई जेड, तो उसको अगर हम यहां से देखेंगे, इस फ्रेम से देखेंगे, तो हमारे लिए उसके पोजीशन क्या, कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई, z प्राइम इज इक्वल टू z और t प्राइम इज इक्वल टू t। दिस वाज गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन, बट ये केवल और केवल वैलिड होता है फॉर द जो हमारा लो वेलोसिटीज। ये किसके लिए वैलिड होता है? केवल लो वेलोसिटीज के लिए। किसके लिए होता है? लो वेलोसिटीज। बट जब हम मूव करते हैं हाई वेलोसिटी की वर्ल्ड की तरफ, जब हम हाई वेलोसिटीज की बात करते हैं, वेलोसिटीज कंपैरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, जब इनकी बातें करते हैं, किसकी? हाई वेलोसिटीज की बातें करते हैं, हाई वेलोसिटीज की बातें करते हैं, तो वहां पर बात आती है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इसी का एक सुधार है। जब हम इसमें सुधार करते हैं इनकी इक्वेशंस में, तो हमारे पास हमें लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस बनती है और वो हाई वेलोसिटीज के लिए एज वेल एज लो के लिए भी वैलिड होती है। बट उसमें लो के लिए जब काम करेंगे तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मर के गैलेलियन इक्वेशन ही बन जाते हैं करके। ठीक है, क्या चीज? लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या होती हैं? सबसे पहले हमारे इन्हीं दोनों फ्रेम्स में, यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम है, देखो हमेशा जब भी हम बात करते हैं गैलेलियन जो हमारा स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी में एक बात जो हमें अपने दिमाग में रखनी है, दैट इज कि जो भी यहाँ पर वेलोसिटी हमें दी जा रही है, जो भी हमें फ्रेम्स दिए जा रहे हैं, उनकी जो वेलोसिटी है दैट इज कांस्टेंट। फॉर श्योर जो भी हमारा फ्रेम होगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा या दूसरा फ्रेम हमारा रेस्ट पे होगा। ठीक है, अब बात क्या होती है कि ये हमारे इनर्शियल फ्रेम होते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि जो भी फ्रेम हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जब भी हम स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी की बात कर रहे हैं, यहाँ जो भी फ्रेम्स यूज करेंगे वो कैसे होंगे? इनर्शियल होंगे। कैसे होंगे? इनर्शियल होंगे। इनर्शियल मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे। ठीक है साहब, इसका मतलब यही केस है। बट v की वैल्यू, अगर v हमारा हाई है, कैसा है? हाई। हाई का मतलब अपना वाला हाई मत समझना, हाई का मतलब ज्यादा है। ठीक है ना, तो अगर वेलोसिटी हमारी हाई है तो वहां पर क्या होता है कि यही इक्वेशंस ना सुधार करके किस तरह से लिखे जाते हैं? एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स को हम इस तरह से रिलेट करते हैं, चूंकि जो फ्रेम है, ध्यान रखना ये तब मैंने लिखा है जब फ्रेम इज मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो ये एक्स प्राइम है, ये एक्स है, तो फ्रेम कहां मूव कर रहा है? एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन वाई और जेड में तो मूव नहीं कर रहा है, तो वाई जो है, वाई प्राइम अभी भी वाई ही रहेगा और जेड प्राइम अभी भी जेड ही रहेगा। लेकिन समय जो है वो भी परिवर्तित हो जाएगा, समय जो है वो भी चेंज हो जाएगा, और चेंज होकर के क्या हो जाएगा? टी प्राइम, नया टाइम, इज इक्वल टू टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। दिस इज द न्यू टाइम, इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, सी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन टी प्राइम एंड टी, जहां पे टी प्राइम क्या है? दूसरे वाले कोऑर्डिनेट में जो समय है उसको किस तरह से हम देख रहे हैं, इस वाले जो सपोज दैट यहां पर हमारे पास जो कोई भी पॉइंट था या कोई भी चीज थी, वो एक्स वाई और जेड पर थी और उसमें टाइम टी था, तो दूसरे वाले कोऑर्डिनेट से देखने में पर जो उसका टाइम होगा ना वो चेंज हो जाएगा।
बट गैलीलियन में ऐसा नहीं हो रहा था, गैलीलियन में ऐसा नहीं हो रहा। तो जनरली जो हमें एसटीआर की क्वेश्चंस दिए जाएंगे वहां पर वेलोसिटी मोस्टली हाई होगी, ऐसे आपको दिया होगा वेलोसिटी इज ऑलमोस्ट 0.5c, है ना, 0.5c ऐसे कुछ करके वेलोसिटी दे दी गई। इसका मतलब क्या, बहुत हाई वेलोसिटी, वेलोसिटी कंपैरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट है। इसका मतलब हमें वहां पर हमेशा मोस्टली 99.99% केसेस में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का ही इस्तेमाल करना है, ना गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं करने होते हैं। क्या यहां तक की चर्चा क्लियर है? चले आगे, कोई दिक्कत यहां तक? पक्का? उतारो। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और इसमें कुछ एक आध एप्लीकेशन पोर्शन वाले जो सवाल हैं वो आते हैं, जहाँ से जो हमारे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जिसमें से एक बहुत फेमस जो एक दो हमारे रिजल्ट है दैट इज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं। किसकी? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से हम क्या समझते हैं? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से आप थोड़ा शाब्दिक अर्थ भी इसका निकाल रहे होंगे कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। जब हमारी जो एक सपोज एक रॉड है, सपोज एक चौक है, चौक की लंबाई कुछ 2 सेंटीमीटर के आसपास है, या 1 से 2 सेंटीमीटर के आसपास मान लेते हैं, और हमारे पास ये इस तरह से रखी हुई है एक फ्रेम एस में, ठीक है। दूसरा फ्रेम, ये दूसरा फ्रेम, ये क्या है? दूसरा फ्रेम। ये दूसरा फ्रेम जा रहा है v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरह से जा रहा है। अब उसको ना ये लेंथ जो है 2 सेंटीमीटर नहीं दिखेगी, उसके लिए लेंथ जो है थोड़ी सी कम दिखती है, ठीक है। तो जब भी आप एक हाई वेलोसिटी फ्रेम से देखते हैं किसी एक लेंथ वाले ऑब्जेक्ट को, तो उसकी लेंथ जो है वो आपको कॉन्ट्रैक्टेड दिखती है फ्रॉम द मूविंग फ्रेम। कहां से दिखती है? फ्रॉम द मूविंग फ्रेम। तो हमारा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का सिंपल फॉर्मूला क्या बनता है कि रेस्ट लेंथ, क्या चीज? रेस्ट लेंथ बराबर मूविंग लेंथ, मूविंग लेंथ अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 - v²/c²। ठीक है ना। मैं हमेशा जनरली इसको ऐसे लिखा जाता है कि L इज इक्वल टू, L क्या है? मूविंग लेंथ, L नॉट इज द रेस्ट लेंथ अपॉन में अंडर रूट 1 - v²/c², है ना। बट जनरली मैं ये फॉर्मूला क्यों, मतलब हमेशा इस फॉर्म में क्यों लिखता हूँ? क्योंकि ऐसे ना समझना थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि जब ये फॉर्मूला आप लिखते हो तो बहुत क्लियर होते हो ये चीज़ों में। आपको ध्यान रखना इन चीज़ों को कि जब भी आप इस तरह से फॉर्मूला लिख रहे हो जो कि आपके लिए याद रखना थोड़ा सा ईजी है, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन द एग्जाम ऑल्सो। बात समझ रहे हो? तो अगर आप रेस्ट लेंथ इज इक्वल टू मूविंग लेंथ अपॉन ये फॉर्मूला लिख रहे हो तो आपको याद रहेगा कि रेस्ट लेंथ इसमें से कौन सी होती है, मूविंग लेंथ कौन सी होती है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बात करते हैं। सोचो जब लेंथ हमारा जो मूव कर रहा था, जो ऑब्जेक्ट था, सॉरी जो फ्रेम था वो मूव कर रहा था, ऑब्जेक्ट जो थी वो लेंथ पे, रेस्ट पे थी, तो चूंकि मूव करने में जो लेंथ है, मूविंग लेंथ जो है वो कम हो जाएगी, मूविंग लेंथ जो है वो कम हो जाएगी। और जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, चूंकि v जो होगा दैट विल बी लेस देन c, दैट विल बी लेस देन c, यानी 1 - v²/c² का अंडर रूट विल बी लेस देन 1, इट विल बी लेस देन 1। और अगर ये क्वांटिटी लेस देन 1 होगी, सपोज 0.98 आ गई ये क्वांटिटी, तो ये चूंकि न्यूमरेटर में है तो ये क्वांटिटी हमेशा 1 से बड़ी होगी, क्योंकि ये 1/समथिंग इज लेस देन ये है, तो कंप्लीट क्वांटिटी हमेशा 1 से बड़ी होगी। तो अब बहुत ध्यान से देखो कि अगर आप मूविंग लेंथ में 1 से बड़ी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कराओगे तो रेस्ट लेंथ आएगी। इसका मतलब क्या? रेस्ट लेंथ बड़ी होगी और मूविंग लेंथ छोटी होगी। थोड़ा सा ऐसे आप समझो चीजों को कि जब ये क्वांटिटी हमारी 1 से छोटी होगी तो इसका पूरा क्वांटिटी जो आएगी वो भी 1 से छोटी होगी। जब डिनोमिनेटर जो है वो 1 से छोटा है तो ओवरऑल क्वांटिटी जो होगी वो 1 से बड़ी होगी। जब 1 से बड़ी होगी, 1 से बड़ी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्वांटिटी भी बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब रेस्ट लेंथ जो होगी वो बड़ी हो जाएगी। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अब ऐसे सवाल आपको दिए जाते हैं इसमें कि सपोज हम अगर देखते हैं हमारे पास एक पोल था जिसकी लंबाई which is kept along the x axis and जिसकी लंबाई हमारे पास 5 मीटर थी, ठीक है। we are moving in a frame which is moving with 0.65 c in the positive x direction also, then find the value of the length। ऐसे बोल सकता है if the observer sees from the moving frame then what is the length of the rod or pole whatever it is, क्या उसकी लेंथ होगी from the moving frame। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो सेम आपको कुछ नहीं करना है, रेस्ट लेंथ आपको रखनी है, वहां पे मूविंग लेंथ निकालनी है, v की वैल्यू डाल दो, आंसर आ गया। कोई बस टाइम पास सवाल बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अगला एप्लीकेशन इसमें क्या होता है, दैट इज टाइम डायलेशन। क्या होता है? टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन, टाइम डायलेशन से हम क्या समझते हैं कि जब भी हमारे पास 2 इवेंट हुए, सपोज एक इवेंट था E1, दूसरा था E2। सिंपल, ये मान लो हमारे पास किस फ्रेम में हो रहा है? एस फ्रेम में हो रहे हैं, एंड दिस इज अ टाइम T1, दिस इज अ टाइम T2। तो इन दोनों, ऐसा आप सोचो हमने अगर यहां से खड़े होकर इसे देखा
हमने अगर यहां से खड़े होकर के देखा तो मान लो जैसे हमारी घड़ी थी, ठीक है, घड़ी में बजा अभी 8:25 और 36 सेकंड, ठीक, और अगले ही सेकंड मैंने देखा तो 8:25 और 40 सेकंड हो गया। तो ये दोनों जो इवेंट हुए हैं ये एक ही जगह पर हुए हैं। कहां हुए? एक ही जगह पर हुए हैं। अगर मैं देख रहा हूं, समझ रहे हो कि मतलब सोचो अगर आप यहां से पास हो रहे हो और मैंने क्या किया, यहां से बल्ब बंद किया, ठीक है, और अगर आप सोचो आप यहां खड़े हो, गुजर नहीं रहे, सपोज खड़े हो, तो मैं बल्ब जलाऊंगा और बल्ब बंद करूंगा, बल्ब जलाऊंगा और बल्ब बंद करूंगा, दोनों इवेंट एक ही जगह पर हो रहा है। बट सोचो एक साइकिल से बंदा जा रहा है तो उसके लिए जब वो पहली पोजीशन पे, जब मैंने बल्ब जलाया तो उसकी पोजीशन कुछ अलग थी, तो उसके लिए मेरी पोजीशन रिलेटिव अलग हो गई, और जब बल्ब मैंने बंद किया तो उसके लिए मेरी रिलेटिव पोजीशन अलग होगी। तो चूंकि उसके लिए वो दोनों इवेंट अलग अलग जगह पर हो रहे थे, जो बंदा खड़ा हुआ था उसके लिए वो दोनों जो इवेंट थे वो एक ही जगह पर हो रहे थे। तो डिपेंड करता है, जब आपको एक चीज दी गई हो, एक चीज होती है जो हमारे पास जब एक ही जगह पर हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं प्रॉपर टाइम। समझ रहे हो कि दो इवेंट टिक, इसके बाद मैंने दूसरा टिक किया, टिक टिक, दोनों अगर एक ही जगह पर हुआ तो दैट इज अ प्रॉपर टाइम। और जो बंदा जिसके लिए एक टिक अलग जगह पर हो रहा है, दूसरा टिक अलग जगह पर हो रहा है, तो दैट इज अ इम्प्रॉपर टाइम। तो इसमें रिलेशन क्या होता है कि इम्प्रॉपर टाइम क्या चीज, इधर लिख लेता हूं मैं, ठीक है, इम्प्रॉपर टाइम इज इक्वल टू प्रॉपर टाइम, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, इम्प्रॉपर टाइम इज इक्वल टू प्रॉपर टाइम अपॉन में 1 माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। बात क्लियर है? अब चूंकि बहुत ध्यान से देखो, टाइम डायलेट होगा तो इम्प्रॉपर टाइम जो है बड़ा आएगा। इसका मतलब प्रॉपर टाइम में हमें इसका डिवाइड करना पड़ेगा, तभी इम्प्रॉपर टाइम जो है बड़ा आएगा, क्योंकि टाइम डायलेट हो जाता है। जब भी सोचो हमारे जो रेस्ट फ्रेम में जो टिक टिक हुए उसमें लग रहा था 2 सेकंड, तो मूविंग फ्रेम वाले टिक टिक में ना, जैसे अभी यहां से आपने सुना होगा एक बाइक की कस की आवाज आई होगी आपको, तो अगर उस बाइक से वो बंदा देखे तो ये दोनों टिक टिक, अगर बाइक जो है वो चल रही है 0.5 सी की स्पीड से, तो ये जो दो टिक टिक हुए ना उनके बीच का टाइम 2 सेकंड से ज्यादा आएगा। तो ये जो इम्प्रॉपर टाइम आता है दैट इज ज्यादा, प्रॉपर टाइम इज कम। क्या यहां तक की बात क्लियर है? पक्का मैं कुछ एप्लीकेशन पोर्शन कराऊंगा इस क्लास में, नहीं तो एक क्लास ले लूंगा जहां पर मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा ढंग से। आज सिर्फ रिवीजन पर फोकस करते हैं, क्या चीजें हैं और रखना कहां पर है, कौन सा क्या फॉर्मूला हमें यूज करना है। क्या यहां तक की चर्चा क्लियर है? पक्का 100%? कोई कंफ्यूजन हो तो अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिख देना, और वीडियो को लाइक कर दिया ना, कर देना, ठीक है। ओके, तो ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो गया, टाइम डायलेशन हो गया। तो लेंथ हमेशा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, टाइम हमेशा डायलेट हो जाता है। तो इम्प्रॉपर टाइम इज इक्वल टू प्रॉपर टाइम 1/√1 में कभी कभी इसको 1/√1 इसको ऐसे 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को लोग गामा या बीटा इस तरह से दिखा देते हैं। तो वो नोटेशन आप अपने यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कभी कभी हो सकता है आपको एग्जाम में बीटा गामा के फॉर्म में ऐसे दिया हो तो कंफ्यूज मत हो ना, वो आपको एक्जैक्टली दे देगा, ठीक है। तो बट आपको समझ आना चाहिए कि एक्जैक्टली क्या है यहाँ पर। अब नोटेशन अलग जगह पर अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। तो यहाँ तक की बात करें, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की तरफ, उसको रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसको तारो, अब चलते थोड़ा सा वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की बातें करते हैं। क्या होती है वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, कैसे इनको रिलेट करते हैं, कैसे याद रखते हैं, थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या चीज? वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, ठीक है। वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का मतलब क्या है? सपोज दैट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था विच इज मूविंग इन अ रेस्ट फ्रेम, ठीक है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, सपोज दैट ये हमारा फ्रेम था एस, और ये फ्रेम था हमारा एस प्राइम, ठीक है। ये एक्स एक्सेस, ये हमारी वाई एक्सेस, तो इसमें हमारी प्राइम हो जाएगा और इसमें हमारा ये, ठीक है। एंड दिस इज मूविंग विद अ वी वेलोसिटी। सिंपल जो हमारा नॉर्मल कन्वेंशन है कि वी हैव टू फ्रेम्स, वन इज एस, अदर इज एस प्राइम इज मूविंग विद वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट रेस्ट फ्रेम विद वेलोसिटी v r, ठीक है। तो हमारा क्या अब इसका सीन क्या है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वी हैव अ ऑब्जेक्ट दिस, ठीक है, विच इज मूविंग विद वेलोसिटी ux, ठीक है। ये ux से मूव कर रहा है इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है, इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। या ऐसा समझ लिया कि इसकी ना अलग अलग टाइप से वेलोसिटीज का जो कंपोनेंट्स हैं, ऐसा बोल लो इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी, ठीक है, हुज कंपोनेंट्स आर ux, uy एंड uz इन द xyz रिस्पेक्टिवली। क्लियर है? सिंपल, सबसे पहले ux की बात कर लेते हैं कि अगर वो सिर्फ ux में मूव कर रहा है तो क्या होगा, अगर x एक्सिस में मूव कर रहा है तो क्या होगा। अब आप यहां पे खड़े थे, आप चूंकि मूव कर रहे थे,
ये भी मूव कर रहा था। इसका मतलब क्या है आपके लिए, तो रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट हो गया, बट क्योंकि यहाँ पर सीधी सीधी रिलेटिव नहीं लग सकती है। जैसे वहाँ पर हम क्या लिखते थे, जो क्लासिकल मैकेनिक्स में जब हम नॉर्मल जो चर्चा करते थे काइनेमैटिक्स में, वहाँ पर हम चर्चा करते थे कि इफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर मूविंग विथ सम वेलोसिटीज वी ए एंड वी बी, देन द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। कुछ वैसे ही बनेगा, बट कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल टर्म्स जो है यहाँ पर आ जाते हैं, और वो किस तरह से लिखे जाते हैं कि हमारे पास जो अदर फ्रेम है, इस फ्रेम में जो वेलोसिटी होगी उसको हम दिखा दिया यूएक्स प्राइम से, ux प्राइम। और अगर ये ux प्राइम ux से रिलेट करना है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ux प्राइम इज इक्वल टू ux माइनस v अपॉन 1 माइनस v ux बाई c स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन। आप ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, और क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं कि हमारा ux जो होगा, सपोज वो दे दिया गया एक ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ठीक है, विद 0 पॉइंट समथिंग मान लो 0.5 सी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, और फ्रेम जो था वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था 0.6 सी से, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि प्लस माइनस कंसीडर करते हुए चलना। तो ये ux की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, माइनस का 0.5 सी, और v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का 0.6 सी। उठा करके रखोगे ux प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अच्छा, अब सपोज दैट ऑब्जेक्ट हमारा चल रहा होता वाई डायरेक्शन में, कहां पर, वाई डायरेक्शन में, बट फ्रेम हमारा हमेशा एक्स में चल रहा हुआ हम अज्यूम करते हैं। फ्रेम कहां चल रहा है, एक्स में, ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, वाई में। तो अगर वो वाई में चल रहा होता, सपोज दैट ऑब्जेक्ट इस तरह से जा रहा होता यू वाई, तो हम यू वाई प्राइम क्या लिखते हैं, यू वाई प्राइम इज इक्वल टू यू वाई जो इनिशियल वेलोसिटी थी मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर। बात क्लियर है? क्योंकि हमारा फ्रेम जो है दैट इज स्टिल मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, दैट्स वाई हमारी जो वेलोसिटी है वाई में उसमें कहीं ना कहीं यूएक्स का कंपोनेंट आ रहा है। यूएक्स क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा जो पार्टिकल है, मैंने कुछ गड़बड़ लिख लिया क्या, सब सही है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो अभी जो हमारा ऑब्जेक्ट है दैट इज मूविंग इन द समथिंग, ये बोल सकते हैं कि हमारा जो फ्रेम है दैट इज मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन, ठीक है। ओके, अगला क्या है, यूजेड प्राइम। ऐसा मान लो कि सपोज दैट अगर वो सिर्फ v में मूव करेगा, सिर्फ अगर वो v में मूव करेगा, तो सिर्फ अगर y में मूव करेगा, जैसे यहाँ पर मैंने सिर्फ y में मूव करा है, तो सिर्फ y में नहीं है, वो तीनों में मान लो मूव करा है, ux में भी है, uy में भी है, uz में भी है, तो ux कहीं ना कहीं वो कंपोनेंट आएगा, और अगर ux में नहीं है तो ux 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है। सिंपल, uz में क्या आ जाएगा, uz आ जाएगा हमारा uz अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखना कि इन इक्वेशंस में जो ऑब्जेक्ट जो है सपोज ऐसा मान लो कि ये ऑब्जेक्ट था एंड वो पॉजिटिव यू में जा रहा है ux से, ठीक है, और उसमें y में जा रहा है uy से, और z में जा रहा है uz से, ठीक है। तो ux प्राइम ऐसे लिखेंगे, uy प्राइम ऐसे लिखेंगे, uz प्राइम ऐसे लिखेंगे, फिर उन तीनों का कंबाइन कर करके हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली हमारा टोटल वेलोसिटी क्या है। यहां से आती है वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से। क्या बातें क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? पक्का ना? चलो उतारो इसको। तो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और तो अब हम देखो हमारे जैसे जब भी मैकेनिक्स पढ़ रहे होते, जनरल मैकेनिक्स पढ़ रहे होते, तो वहाँ पर हमारे दो पोर्शन होते हैं, काइनेमैटिक्स और दूसरा डायनामिक्स। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होता है कि हमारे पास दो पोर्शन होते हैं जब हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट पोर्शन हमारा जो काइनेमैटिक्स का होता है, जो कि हमने अभी वेलोसिटीज वगैरह की चर्चा करी, कैसे क्या हो रहा था। दूसरा पोर्शन जो इसमें हम लोग पोजिशन और वेलोसिटीज की बातें कर रहे होते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, फोर्स और मोमेंटम और एनर्जी, इनकी बातें करते हैं डायनामिक्स में। तो एक तरह से हम डायनामिक्स की थोड़ी थोड़ी सी बातें करते हैं, क्या क्या बातें यहाँ पर होती हैं, एनर्जी की चर्चा, मोमेंटम की चर्चा। तो सपोज दैट एक पार्टिकल है, ठीक है, एक पार्टिकल है, इसका रेस्ट मास है एम नॉट। रेस्ट मास क्या होता है? रेस्ट मास इज समथिंग, ऐसा समझ लो कि जब हमारा एक पार्टिकल है वो रुका हुआ, उसकी वेलोसिटी 0, तो उस टाइम पर जो मास होता है दैट इज एम नॉट, ठीक है। और अगर पार्टिकल रेस्ट पर है तब भी उसमें एक एनर्जी होती है, जब ये रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग कि हमारा जब भी एक पार्टिकल रेस्ट पर है तो उसमें भी कुछ ना कुछ एनर्जी है, दैट इज इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी को हम लोग रेस्ट मास एनर्जी लिख लेते हैं, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, ये होती है हमारे पास रेस्ट मास एनर्जी, ठीक है। अब सपोज दैट इसने पार्टिकल ने मूव करना शुरू किया वी वेलोसिटी से, पार्टिकल ने शुरू किया वी वेलोसिटी से मूव करना। अब जाहिर सी बात है इसका मोमेंटम भी होगा, एनर्जी भी होगी, सब बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। पहले इसकी मोमेंटम की चर्चा करते हैं, पहले मास की चर्चा कर लेते हैं कि सपोज दैट पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसका मास पे क्या इफेक्ट पड़ता है? जो मास होता है वो भी चेंज होता है। मास कैसे चेंज होता है? जो रेस्ट मास था एम नॉट
अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये होता है हमारे पास मूविंग मास। ये क्या है? मूविंग मास। ये क्या था? रेस्ट मास। सिंपल, मास भी रिलेटिविटी में चेंज हो जाता है जब बहुत हाई वेलोसिटीज होती है। ठीक है, तो मोमेंटम क्या लिख सकते हैं? मोमेंटम इज इक्वल टू एम इंटू वी। मोमेंटम क्या होता है? एम इंटू वी। मास क्या है? ये तो रख दो एम नॉट वी बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? पक्का? अच्छा, कभी कभी आपसे बोला जाएगा कि व्हाट इज द फोटोन की, अगर सपोज बात करी जाए, किसकी बात करी जा रही है? फोटोन की बात करी जा रही है। फोटोन क्या है? फोटोन इज द क्वांटा ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट का पैकेट होता है। लाइट का जब पैकेट होता है तो लाइट की स्पीड से चलेगा। तो फोटोन के लिए v की वैल्यू कितनी है? c। जब आप यहाँ पे v की वैल्यू c रखोगे तो दिस क्वांटिटी विल बी 1, अर्थात यहाँ 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, और जीरो होगा इसका मतलब क्या है कि टोटल क्वांटिटी आपको लगेगा इन्फिनिटी बन रही है। बट वास्तविकता में अगर बहुत ध्यान से देखो तो अगर आप जीरो को इधर ट्रांसफर करो, जीरो को इधर ट्रांसफर करो, तो होता क्या है कि हमारे पास जीरो जाकर किधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास एम नॉट कितना आ जाएगा यहाँ से? एम नॉट विल बी जीरो। तो इसका मतलब फोटॉन्स का कौन सा मास जीरो होता है? रेस्ट मास जीरो होता है। ये क्या है? रेस्ट मास है। तो फोटॉन्स का रेस्ट मास हमेशा जीरो होता है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। सिंपल यहाँ तक। अच्छा, रेस्ट मास एनर्जी हो गई, रेस्ट मास फोटोन का जीरो हो गया, मास हो गया, वेलोसिटी हो गई, मोमेंटम हो गया। अच्छा, अब क्या है, जब टोटल एनर्जी, मान लो ये फोटोन था या कोई भी हमारा पार्टिकल था हुज रेस्ट मास इज एम नॉट एंड विच इज मूविंग विद द वेलोसिटी v, तो जब भी एक पार्टिकल मूव कर रहा होता है, तो जैसे हम लोग जनरल फिजिक्स में हमारे पास पढ़ते हैं, जनरल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं कि उसके पास एनर्जी होती है, पार्टिकल मूव कर रहा है, इसका मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, उसका काइनेटिक एनर्जी है। बट अगर हम रिलेटिविटी की बात करें, जब यहाँ पर एक पार्टिकल मूव करता है, यही हमारा एम नॉट था, ठीक है, एंड इट इज मूविंग विद द v वेलोसिटी। अगर जब हम इसकी टोटल एनर्जी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? टोटल एनर्जी, ई टोटल। तो ई टोटल जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द रेस्ट मास एनर्जी प्लस इट्स काइनेटिक एनर्जी। जब जनरल की बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास सिर्फ काइनेटिक था, बट स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। तो रेस्ट मास एनर्जी कितनी है हमारे पास? एम नॉट सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है तक? तो हमारे पास E इज इक्वल टू, E क्या है? टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? टोटल मास इंटू सी स्क्वायर, सही है, इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक, एम को क्या लिख सकते हैं? एम नॉट बाई दिस, तो क्या हो गया? एम नॉट सी स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो ये होती है काइनेटिक एनर्जी। बात क्लियर है? तो ये होती है काइनेटिक एनर्जी इन रिलेटिविटी। इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है जब कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव करा, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर नहीं लगा सकते हो, आपने डायरेक्टली ये लगाना है। ये फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? पक्का? अच्छा, ओके। एक रिलेशन और एक दो रिलेशन जो है वहाँ उनकी बातें करेंगे। पहले थोड़ी सी जगह बनाता हूँ यहाँ पर मैं। तो जैसे हम लोग नॉर्मल अपनी जनरल में बात करते थे, मैकेनिक्स में बात करते थे, तो वहाँ पर हमारे पास एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है? वहाँ पर हमारा जनरल जो मोमेंटम और एनर्जी में रिलेशन था वो E इज इक्वल टू पी सी था। क्या था? E इज इक्वल टू पी सी। बट यहाँ पे काम नहीं करता है, यहाँ पे काम नहीं करता है। यहाँ पे क्या रिलेशन और एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन काम करता है? यहाँ पे जो रिलेशन होगा दैट इज E स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम। तो ये रिलेशन होता है जो एनर्जी और मोमेंटम में काम करता है इन द स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक, सब यहाँ तक बात समझ आती है? ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो क्वांटिटी है ना, ये जो क्वांटिटी है ई स्क्वायर माइनस एम नॉट सी पावर 4, ये हमेशा लॉरेंज इनवेरिएंट भी रहती है। अगर ऐसा कुछ पूछा जाए तो लॉरेंज इनवेरिएंट भी होती है। ठीक है, अच्छा, कभी कभी आपसे इसमें ना डिके प्रॉब्लम्स पूछ लिया जाता है। डिके प्रॉब्लम्स से मेरा क्या मतलब है? जैसे सपोज दैट हमारे पास एक पार्टिकल था जो कि डिके हो जाता है, जैसे म्यूऑन हो गया। ठीक है, म्यूऑन हमारा डिके होकर के न्यूट्रिनो बना देता है। ठीक है, तो जैसे म्यूऑन है वो डिके हो गया। आपसे बोल लिया गया एक क्वेश्चन जैसे इस तरह से पूछ जाते हैं कि हमारे पास एक चैम्बर था, है ना, एक चैम्बर था, इस तरह से बनाया गया। ठीक है, जो लीनियर हाइड्रॉन कोलाइडर टाइप होता है ना, इस तरह से हमारे पास एक कोलाइडर बनाया गया और यहाँ पर ना हमारे पास म्यूऑन्स जनरेट किए जा रहे हैं। जब म्यूऑन्स जनरेट किए जा रहे हैं तो म्यूऑन्स की आपको बोल दिया जाएगा कि एवरेज लाइफ आपको दी जाएगी। किसकी? म्यूऑन्स की एवरेज लाइफ आपको दी गई। एवरेज लाइफ इज इक्वल टू सपोज दैट 2 माइक्रोसेकेंड्स, ऐसे कुछ होती है। ठीक है, तो म्यूऑन की एवरेज लाइफ कितनी? 2 माइक्रोसेकेंड्स। और ये जो ट्यूब है दैट इज 2 किलोमीटर लॉन्ग। कितनी है? 2 किलोमीटर लंबी ट्यूब है ये पूरी। ठीक है, अच्छा, और मान लो हमने यहाँ पे 2000 म्यूऑन जो थे, 2000 म्यूऑन्स, ठीक है, 2000 म्यूऑन्स जो थे वहां पे जनरेट किए एक जगह पे। ठीक है,
तो जब 2000 म्यूऑन्स मान लो यहाँ से यहाँ तक जनरेट हुए, और मान लो ऐसे मान लो कि कितने म्यूऑन्स होंगे जो एक कंप्लीट चक्कर पूरा कर पाएंगे। ऐसा आपसे बोल दिया गया कि हाउ मेनी म्यूऑन्स विल कंप्लीट द चक्कर, हाउ मेनी म्यूऑन्स विल कंप्लीट द चक्कर। तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी, जब म्यूऑन्स चक्कर कंप्लीट करना है तो ये डिके होते हैं। ये क्या होते हैं? डिके होते हैं। और डिके किस तरह से होते हैं? जो हमारा रेडियो एक्टिविटी वाला डिके होता है, n इज इक्वल टू n नॉट e रेज़ टू पावर माइनस t बाई टाउ। यहाँ पे टाउ क्या होता है? टाउ इज द हमारा जो रिलैक्सेशन टाइम होता है, या आप बोल सकते हैं जो हमारा टाउ जो है वो हमारा ये कहा गया टाउ 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 ये एवरेज लाइफ जो होती है वो हमारा टाउ हो गया। ठीक है, अब आपको निकालना है कि कितने टाइम में कितने म्यूऑन्स जब डिके हो जाएंगे, तो उससे हम यहाँ पे टी की वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहले करना क्या होता है इसमें कि आपसे बोल दिया गया कि इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ठीक है, कि म्यूऑन जो है उनकी वेलोसिटी आपको दे दी गई समथिंग। अब आपने क्या किया कि देखा कि अगर इतनी वेलोसिटी, मान लो वेलोसिटी दी गई 0.5 c, तो आप देखा कि अगर ये 0.5 c से चल रहे हैं तो इनको कितना टाइम लगेगा यहाँ से तक पहुंचने में। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 किलोमीटर्स अपॉन c क्या है? 0.5 c, सॉरी v क्या है? 0.5 c। तो इतना टाइम लगेगा। अब देखो इतने टाइम में कितने म्यूऑन्स, कितने t की वैल्यू यहाँ डालो, t की वैल्यू जो आएगी टाउ की वैल्यू डाल दो, और t की वैल्यू हमारी ये डाल दो, क्या कहते हैं, ये जो यहाँ से कैलकुलेट होकर के ये डालो। देखो कितने म्यूऑन्स जो है यहाँ से यहाँ तक डिके हो जाएंगे। जितने डिके हो जाएंगे वही आंसर है, सॉरी जितने डिके हो जाएंगे उसका अपोजिट। क्योंकि जितने डिके हो गए हैं वो तो खत्म हो गए। तो टोटल कितने थे? 2000। तो उसमें से ये डिके वाले घटा दो, जो डिके नहीं होंगे वही आंसर है। सिंपल। सॉरी ये हमारा होता है जो बचे हैं। ये कौन से होते हैं? बचे। और डिके वाले कितने हो जाएंगे? n माइनस, या बोल सकते हैं n नॉट माइनस n। दिस इज द डिके वैल्यू। तो हमारा आंसर यही होगा, ये जो n है ना, ये जितने हमारे बच जाएंगे ना, दैट विल बी द आंसर। कि इतने म्यूऑन जो है वो एक चक्कर कंप्लीट कर पाएंगे, उसके जो अदर जो बचे हुए थे वो हमारे डिके हो गए। आई होप बात क्लियर हो रही होगी। मैं डाटा एकदम एग्जैक्टली थोड़ा सा आप मैच कराने की कोशिश करिए कि थोड़ा सा डाटा जो है वो इस तरह का बन जाए जहाँ से आंसर आ सकता है प्रॉबेबली। ठीक है, तो आप वैल्यू रख के देखो, सॉल्व करके देखो, इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं जहाँ से हमारे पास क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी होती है। अब आप सुनो मेरी बात, रिवीजन ऑलमोस्ट हो गया। ठीक है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब आज की क्लास में मैं पीआईक्यूज नहीं करवा रहा हूँ। अब ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ कि आप बताओ पीआईक्यूज करने हैं, मैं कराऊँ या आप खुद से करोगे। मेरा सजेशन ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये क्लास देखने के बाद आप खुद से पीआईक्यूज सारे करो। ठीक है, नहीं हो रहे हैं तो एक बार मेरे को इसके कमेंट सेक्शन में डालो कि पीआईक्यूज नहीं हो पा रहे हैं, एक बार करवा दो आप। तो मैं एक क्लास करके स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पीआईक्यूज करवा दूंगा। ठीक है, जैसे नॉर्मली क्लासेस में पीआईक्यूज भी साथ में कराते हुए चलता हूँ, बट इसके पीआईक्यूज के बाद थोड़ा मैंने आपको हिंट दिए, आप करो, कोशिश करो। होता है बहुत बढ़िया है, नहीं हो रहा है तो आप मेरे को बताओ, मैं आपको करवाऊंगा पीआईक्यूज। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कुछ और डर लग रहा है क्या? कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, अब चूंकि एग्जाम है, जो भी दिक्कतें हो, अब छुपाने वाला कुछ भी नहीं है, जो भी हो लिख देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। ठीक है, चलो बाय बाय।